एसबीआई पीओ 2026 ये एक ऐसा एग्जाम है जिसका इंतजार जैन के मंथ से ही शुरू हो गया था। तो बच्चे जैन के महीने से इस एग्जाम की इंतजार कर रहे हैं कि कब एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन निकालेगा। बहुत सारे स्पेकुलेशंस भी आए थे कि इस मंथ में आएगी या इस मंथ में आएगी। तो चलिए आज के इस सेशन में मैं तन्वी आप सभी को एसबीआई पीओ के एग्जाम के बारे में बताने वाली हूं कि अगर आप एसबीआई पीओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस समय नोटिफिकेशन का इंतजार करने की बजाय आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन को करिए, क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी उसके 1 महीने बाद ही आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। तो अब नोटिफिकेशन का इंतजार करने का फायदा तब है जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, और अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन शुरू ही नहीं करी या प्रिपरेशन कंप्लीट ही नहीं करी तो अच्छी बात है, नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, क्योंकि नोटिफिकेशन के आते ही नेक्स्ट मंथ आपका पीओ का प्रीलिम्स भी हो जाएगा। तो इस समय आपका फोकस होना चाहिए एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन के ऊपर कि आप इस एग्जाम की बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर ले। ओके, और यहाँ पे अगर आप मुझसे ये पूछना चाहोगे कि मैम नोटिफिकेशन कब आएगी, तो एक ऑनेस्ट आंसर है 2026 में एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन डेफिनेटली आएगी। मतलब अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि पता नहीं इस साल आती है कि नहीं आती है, क्योंकि लास्ट ईयर साल में 2 बार नोटिफिकेशन आई है, तो कुछ ये बच्चे भी उनको वहम हो रहा है कि इस साल नोटिफिकेशन नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन 2026 में पक्का आएगी। ओके, बट कब आएगी वो अनप्रिडिक्टेबल है। बट एक जो आपको मैं बताना चाहूंगी कि अगस्त या उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि एसबीआई पीओ अपनी नोटिफिकेशन निकाले। ओके, तो अभी जो है टाइम, ये टाइम आपको यूटिलाइज करना है प्रिपरेशन के ऊपर, इसकी तैयारी के ऊपर, ताकि तब तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए और इतनी अच्छी तैयारी हो जाए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका पेपर क्लियर हो। ओके, सो चलिए अब मैं आपको इस एग्जाम की पूरी डिटेल बताऊंगी, जिसमें कि इस एग्जाम में क्या एज मांगी जाती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ओके, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, ये सारी बातें मैं आपको आज बताने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये आप सबके सामने जो स्क्रीन पे है ये आपको प्रोसेस बता रहा है स्टेप बाय स्टेप। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहला तो आपको अपनी एज और एलिजिबिलिटी को चेक करना है, जो मैं आपको बताऊंगी क्या डिमांड है एसबीआई की। नेक्स्ट आपका फेस 1 यानी प्रीलिम्स होगा, जिसको आपको क्लियर करना होगा। तो जितनी भी वैकेंसीज वो निकालेंगे उसके 10 गुना बच्चों का प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर होता है। अब जिन बच्चों का प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर होगा फिर उनका मेंस का पेपर होगा। अब जब आप मेंस का पेपर देने जाओगे, देखिए प्रीलिम्स तो आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, बट जो मेंस का पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। डिस्क्रिप्टिव पेन पेपर के साथ नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव आपका स्क्रीन पे ही टाइपिंग के साथ होगा। तो थोड़ा टाइपिंग स्पीड के ऊपर भी आप अपनी प्रैक्टिस करिए। अभी जो समय है 1 महीने में तैयारी नहीं होती है, 4 to 5 मंथ्स आपको चाहिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ऐसी प्रिपरेशन जो सिलेक्शन दिलाए उसके लिए आपको 4 से 5 महीने चाहिए, और बीच में से आपको थोड़ा सा टाइपिंग स्पीड के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा। तो ये जो बच्चे पेपर देकर आएंगे, तो जितनी भी वैकेंसीज आपकी निकलेगी उसके 3 गुना बच्चों का मेंस का पेपर क्लियर होगा। उसके बाद लास्ट स्टेज है जिसमें कि आपका इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज एक तरीके से आपकी जीडी होती है, ठीक है। तो इससे आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो फाइनल सिलेक्शन आपकी जो है उसमें मैं आपको बता देती हूं कि देखिए, ये एज और एलिजिबिलिटी तो आपको चेक करनी है फॉर्म फिल करने से पहले। उसके बाद जो आप प्रीलिम्स देंगे वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा, ठीक है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। बट जो आपका मेंस का पेपर होगा और जो आपका इंटरव्यू होगा, इनके स्कोर, इसके स्कोर्स को 75% में कन्वर्ट किया जाएगा मेंस के स्कोर को, और आपके इंटरव्यू के स्कोर को 25% में कन्वर्ट करके आपकी 100% बनेगी। यानी आपके टोटल जो भी परसेंटेज बनेगी उसमें 75% वेटेज जो है वो मेंस एग्जाम की होगी, और जो 25% वेटेज है वो आपके इंटरव्यू की होगी। ओके, तो ये आपका पूरा प्रोसेस है इस एग्जाम का।
तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी एज। आपकी उम्र जो है वो 21 to 30 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप इस फॉर्म को फिल करने का सोच रहे हैं तो आपकी जो उम्र है वो 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए। और जब नोटिफिकेशन आती है तो वो बता देते हैं कि एज ऑन कौन सी डेट वो एज आपको कैलकुलेट करनी है, क्योंकि जो 22, 23, 29 साल का प्रॉब्लम उनकी नहीं है, प्रॉब्लम उनकी होती है जो पूरे 21 साल के या 30 साल के हैं। तो एक दिन, एक महीना की वजह से हो सकता है बच्चे पेपर ना दे पाए। तो जिनकी उम्र 21 साल की होती है या 30 साल की होती है, इनको चेक करना है कि वो एज ऑन क्या डेट है। ओके, नेक्स्ट कुछ रिलैक्सेशंस मिलती है। देखिए, जो 21 से 30 साल की एज उन्होंने मांगी है, ये तो जर्नल कैटेगरी की है। बट अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन मिल जाती है, यानी आपकी मैक्सिमम एज बन जाती है 33 ईयर्स। उसके बाद SC ST जो है, या फिर जो एलिजिबल एक्स सर्विसमैन है, कुछ क्राइटेरिया होता है सर्विसमैन का, उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है। ठीक है। और PWBD वाले जो बच्चे हैं, अलग अलग कैटेगरीज है, उसमें भी आपकी जो अनरिजर्व्ड है उनको 10 साल की रिजर्वेशन। PWBD OBC वाले जो है उनको 13 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। और जो PWBD SC ST वाले हैं उनको 15 साल की रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो जर्नल कैटेगरी वालों के लिए मैक्सिमम एज है 30 इयर्स। पर ये सभी कैटेगरीज में जो रिलैक्सेशन मैंने बताई है उतने साल ऐड कर दीजिए, वो आपकी रहेगी मैक्सिमम एज जिस उम्र तक आप इस पेपर को भर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको मैं बताना चाहूंगी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो क्या मांगते हैं। तो आपसे मांगी जाती है ग्रेजुएशन। आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगेन ये बात आ जाती है कि आप एक बार देख लेना कि वो एज ऑन कौन सी डेट कह रहे हैं, कि एज ऑन दिस डेट आप ग्रेजुएट हो। ओके, तो वो आपको एक बार डेट देख लेना, क्योंकि अगेन वो जिन बच्चों का ऐसा होता है ना कि जब आप फॉर्म भर रहे हो उसी के आसपास अगर रिजल्ट आए तो उनको थोड़ा ज्यादा अच्छे से देखना पड़ता है ना। अब यहाँ पे बच्चे कहीं कहते हैं मैम हमारे पास डिग्री नहीं आई है बट हमारा फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया। तो डिग्री आपके हाथ में है या नहीं है? डिग्री तो वैसे भी 1-1, 2-2 साल बाद बच्चों को मिलती है। जो आपका लास्ट सेमेस्टर है उसका जिस तारीख को रिजल्ट आ गया, चाहे वो ऑनलाइन आया हो, डॉक्यूमेंट आपके हाथ में ना आया हो, आपने ऑनलाइन ही अगर अपना रिजल्ट देख लिया है फाइनल सेमेस्टर का, ओके, लास्ट सेमेस्टर का, तो उस डेट को आप माने जाते हैं ग्रेजुएट। तो वो डेट आपको चेक करनी है, जो भी आपके नोटिफिकेशन में एज ऑन डेट होगी उस डेट के हिसाब से है कि नहीं है। तो जिस तारीख को आपका लास्ट ईयर का रिजल्ट आएगा वो उस डेट को आप ग्रेजुएट माने जाएंगे। ओके, राइट। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहे बाद में मिले, डिग्री बाद में मिले, वो वाली डेट्स मैटर नहीं करेंगी। चलिए अब मैं आपको बताती हूं आपका जो फेज 1 और फेज 2 है। देखिए इसका फॉर्मेट है कि ये ऑब्जेक्टिव होगा, 1 घंटे का पेपर है, यानी 60 मिनट्स का 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। ओके, और शॉर्ट लिस्टिंग रेशियो है कि वैकेंसीज के 10 गुना बच्चों का क्लियर होगा। मेंस में आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों है, जिसमें 3 घंटे आपके ऑब्जेक्टिव के हैं और 30 मिनट्स जो हैं वो आपके डिस्क्रिप्टिव के हैं। यानी पेपर आपका 250 मार्क्स का है। अगेन जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो 200 नंबर का है और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो 50 मार्क्स का है, यानी कुल मिलाकर 250 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सेक्शनल कट ऑफ है, आपके जो 5 सेक्शन है सब में सेक्शनल कट ऑफ होती है कि आपको एक सेक्शन का भी एक कट ऑफ निकलेगा और ओवरऑल जो आपका स्कोर है उसका तो कट ऑफ होगा ही होगा। तो आपके प्रीलिम्स में नहीं होती, SBI PO के प्रीलिम्स में नहीं होती है, पर SBI PO के मेंस में सेक्शनल कट ऑफ होती है। ओके, एंड नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कितने बच्चों का पेपर क्लियर होगा, 3 गुना बच्चों का। ओके, अब ये जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर है, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे वो मेंस में हो, इनमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, 1/4 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अंडरस्टूड? तो ये आपका क्राइटेरिया है एग्जाम का। और इसमें अगर मैं बात करूं तो आपके जो प्रीलिम्स है उसमें 3 सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, और जो आपका मेंस है उसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब हम प्रीलिम्स की बात करेंगे जिसको आपको क्वालिफाई करना है। तो आपके इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस है प्रीलिम्स में,
मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में एंड रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चंस है। ओके, और हर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट का समय मिलेगा, यानी सेक्शनल टाइम लिमिट है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है बट सेक्शनल टाइम लिमिट है। ओके, तो 20 मिनट आपको इंग्लिश के 40 सवाल के लिए, 20 मिनट ही आपको मैथ्स के 30 सवालों के लिए और 20 मिनट्स ही आपको रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस के लिए। और टोटल जो आपका टाइम है, टोटल क्वेश्चंस है 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर और आपका 1 घंटे का ओवरऑल समय और 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग तो है। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद मैं आपसे बात करूंगी मेंस की। मेंस में आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, जिसमें से क्वेश्चन रीजनिंग के ही आते हैं। ओके, एंड 50 मिनट्स का ये आपका टाइम होगा। ओके, और क्वेश्चन आपके 40 आएंगे, मार्क्स आपके 60 होंगे, यानी कुछ सवाल ऐसे होंगे जो 1.5 मार्क्स के हैं, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो 1 मार्क के हैं, कुछ सवाल होंगे जो शायद 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका जो मैथ्स है, जिसमें कि डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसके 45 मिनट्स आपको मिलेंगे और इसके 30 क्वेश्चंस होंगे और 60 मार्क्स का पेपर होगा। ओके, 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसके और मार्क्स कितने होंगे? 60 मार्क्स। नेक्स्ट आपका जर्नल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, ये जो है ये आपका 45 मिनट्स का होगा। ओके, एंड इसके 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स, यानी एक सवाल 1 नंबर का। ओके, एंड लास्ट में आपका इंग्लिश, जो कि 40 मिनट का पेपर है, 40 सवाल होंगे और आपको समय, आपका जो मार्क्स है वो आपके 20 मार्क्स है। यानी ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मेंस का पेपर है ना, ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो आपका मेंस का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा वो 200 मार्क्स का है। मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए आपका टोटल 250 है, जिसमें से 200 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ओके, तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो 200 मार्क्स का पेपर है, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, मैथ्स, जर्नल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, जिसमें रीजनिंग और कंप्यूटर का एक कंबाइंड सेक्शन है। ऑल्दो ज्यादा क्वेश्चंस तो देखो रीजनिंग के ही आती है, ज्यादा क्या, इनफैक्ट 99% क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के ही होते हैं, बट कुछ कुछ सवाल कंप्यूटर के कभी कभार पूछ लेते हैं, बट बहुत कम। ओके, तो अब यहाँ पे वेटेज अगर आप देखो तो एक तरीके से आपकी रीजनिंग की भी 60 मार्क्स की वेटेज है, मैथ्स की भी 60 मार्क्स की वेटेज है और आपकी जर्नल अवेयरनेस की भी 60 मार्क्स की वेटेज है। सबसे कम वेटेज आपकी इंग्लिश की है, जो कि 20 मार्क्स है। अंडरस्टूड? बाकी सवाल यहाँ 40 है, यानी एक सवाल की वेटेज हाफ मार्क्स की होगी। तो ये आपको मैं अगर पैटर्न बताऊंगी ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा आपको तैयारी कैसे करनी है, हर सेक्शन की कितनी वेटेज है, कितनी इंपॉर्टेंस है, ये सारी बात समझ आ जाएगी। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं बताऊं ये 3 घंटे का पेपर है, तो जब आप मेंस का पेपर देने जाओगे, आप जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होगा 3 घंटा वो पेपर चलेगा, 3 घंटे के लिए आपका वो पेपर चलने वाला है। ओके, और ये नॉन स्टॉप, सारे सेक्शंस जो है ये नॉन स्टॉप होते हैं कि एक सेक्शन खुला, जैसे मान लो सबसे पहले रीजनिंग ओपन हो रहा है, 50 मिनट्स जैसे ही खत्म हो गए वो लॉक हो जाएगा, उसके बाद आपका डाटा एनालिसिस का ओपन होगा। तो वैसे तो ये फिक्स सीक्वेंस नहीं है, जो पेपर होता है ना, तो जैसे जिनका फर्स्ट स्लॉट में है तो बच्चे उनसे पूछते हैं कि पहले कौन सा सेक्शन आया था, तो वो अभी फिक्स नहीं होता एज पर, मतलब नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं होता कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट पहले आएगा, पर जो भी सब्जेक्ट पहले आएगा उसका जितना समय है वो उतने समय के लिए ओपन होगा, उसके बाद वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इनका सीक्वेंस क्या रहता है वो आपको पेपर में ही जाके पता लगेगा। तो चलिए, ये आपका मेंस का पेपर है और जैसे ही आप मेंस का पेपर सबमिट करेंगे, साथ के साथ आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर स्टार्ट हो जाएगा और उसके लिए आपको कीबोर्ड यूज करना होगा, क्योंकि आपको करनी होगी टाइपिंग। तो यहां पे आपको ईमेल्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा एंड सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसी राइटिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो कुल मिलाकर आपके 3 सवाल होंगे। ओके, 50 नंबर का पेपर और टाइम होगा 30 मिनट्स का। तो आप देख सकते हो कि ये 3 सवाल जो हैं जिनको आपने पढ़ना भी है ना, प्रेसी राइटिंग में आपको रीडिंग टाइम भी चाहिए होगा और सोचना भी है, टाइप भी करना है, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और टाइम आपको मिल रहा है सिर्फ 30 मिनट्स का। तो टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अब मैं जब बच्चों को बोलती हूँ, बच्चे कहते हैं मैम टाइपिंग टेस्ट होना है, टाइपिंग टेस्ट नहीं हो रहा है,
पर एक तरीके से आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी तभी आप ये वाला सेक्शन अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो ये आपका जो है कोई गैप नहीं होगा, जैसे कि 3.5 घंटे का आप मान के चलो पेपर है मेंस का, 3 घंटा आपका ऑब्जेक्टिव और साथ के साथ आपका जो है नेक्स्ट आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा अगला पेपर, यानी कि ये वाला डिस्क्रिप्टिव। ओके, तो ये 3 गुना बच्चों का पेपर क्लियर होगा, और जब ये पेपर आपका क्लियर होगा उसके बाद आता है लास्ट स्टेज, जो कि है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट। ओके, साइकोमेट्रिक टेस्ट के ऊपर यहां पे आपका क्या रहेगा, यहां पे आपका इंटरव्यू होगा और ग्रुप एक्सरसाइज होगी। ग्रुप एक्सरसाइज जिसमें आपको कोलैबोरेट कर देंगे, कुछ ग्रुप्स बना लेंगे कुछ कुछ बच्चों के, और आपको एक टॉपिक पे आपके व्यूज वो आपसे पूछेंगे, और फिर आपको 1-on-1 पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सेम डे होता है ये। ओके, बट इसका प्रोसेस क्या है, देखो ये सबसे लास्ट में होगा, मतलब आप जिस दिन जाओगे ना तो सबसे पहले आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको एक पेज देंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे और नीचे ऑप्शन में अलग अलग सिचुएशंस होंगी, आपको टिक करना होगा। जैसे कि रैंडम क्वेश्चन, जो चीजें वो आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं ना, वैसे से ही सवाल। जैसे कि आपसे वो पूछेंगे कि आप कैशियर की, सपोज आप कैशियर की विंडो में बैठे हो, लाइन बहुत लंबी है, आपने देखा कोई सीनियर सिटीजन आ रहा है, तो आप उसको लाइन में लगने को बोलोगे कि आउट ऑफ टर्न बुलाओगे? तो मतलब कुछ ऐसी सी सिचुएशंस आपको देंगे और पूछेंगे इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो हर ऑप्शन की एक वेटेज होगी कि अगर आप ये ऑप्शन मार्क करते हो तो इतने मार्क्स बनेंगे, तो उस बेसिस पे आपके जो है कुछ मार्क्स बनते हैं। प्लस ये साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू टीम को सबमिट कर दिया जाता है, जिससे कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, उनके लिए इंटरव्यू लेना आसान होता है, क्योंकि आपका एक एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका है। नहीं तो पहले क्या होता था, सीधा इंटरव्यू, जिसमें आपको वो जज भी करते हैं एज अ पर्सन, आपकी नॉलेज को भी जज करना है, आपके टेम्परामेंट को भी जज करना है, बहुत कुछ जज करना है। बट अब ये इंटरव्यू में आप जब तक जा रहे हो उससे पहले आपका एक पर्सनालिटी उन तक पहुंच चुकी है थ्रू साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो आपके जाने से पहले आपको वो ऑलरेडी जज कर चुके हैं इस टेस्ट के माध्यम से, तो उनके लिए इंटरव्यू लेना थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट कुछ इस तरह का होता है कि जो बातें वो इंटरव्यू में पूछते हैं वही सवाल आपको यहां दिए होते हैं, ठीक है, और वो सिचुएशन बेस्ड होते हैं मेनली, और वो आपने उसमें मतलब कि अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपका एक ग्रुप एक्सरसाइज होगा, ठीक है, उसमें भी आपके व्यू पॉइंट्स के हिसाब से आपको जज किया जाएगा, एंड लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। तो इसकी वेटेज है ओवरऑल 50 मार्क्स, ठीक है, 30 मार्क्स फॉर इंटरव्यू एंड 20 मार्क्स फॉर ग्रुप एक्सरसाइज। अच्छा, अब इसके बाद हाँ जी, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका जो फेज 1 है यानी प्रीलिम्स का पेपर, वो मैंने बताया कि इसके स्कोर काउंट नहीं होंगे, ये आप अगर क्लियर करते हो तो इसके 20-25 दिन के बाद आपका मेंस होता है। तो जो बच्चे इसको क्लियर कर रहे हैं उसका रोल नंबर आ रहा है मेंस के लिए। कोई इंटरव्यू कोई स्कोर काउंट नहीं होता आपके प्रीलिम्स का। स्कोर आपका जो फाइनल बनेगा वो आपका बनेगा मेंस का। मेंस जो 250 मार्क्स का है ना, जिसमें 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव प्लस 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू। तो ये जो 250 मार्क्स है उसको 75 मार्क्स में नॉर्मलाइज किया जाएगा, और ये जो 50 मार्क्स है इसको 25 मार्क्स में नॉर्मलाइज करा जाएगा, और फिर आउट ऑफ 100 आपका एक फाइनल स्कोर बनेगा, और उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें से जितनी भी वैकेंसीज उन्होंने अनाउंस की है वो वैकेंसीज की सिलेक्शन, मतलब मान लो उन्होंने 1000 वैकेंसीज अनाउंस करी है, तो जो मेरिट लिस्ट में शुरू के 1000 बच्चे होंगे उनकी सिलेक्शन हो जाएगी, और अगले कुछ बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा, और उससे अगले बच्चों को कह देंगे कि आप लोग नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। ओके, तो बेस्ट रहता है कि आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आए, और ये अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है। ओके, और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग जो है कट ऑफ को, आप लोग क्या करते हो कि कट ऑफ जो लास्ट ईयर की है देख लेते हो और सोचते हो मुझे इतने नंबर चाहिए। तो अगर आप कट ऑफ के आसपास नंबर लेकर आ रहे हो, और पहली बात कट ऑफ हर साल सेम नहीं रहती है, वो बदलती है। कट ऑफ डिपेंड करती है 3 चीजों पे। सबसे पहले कितनी वैकेंसीज आई है,
सेकंड नंबर पे कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है और तीसरे नंबर पे एग्जाम का लेवल क्या था। तो ये तीनों क्राइटेरिया है किसी भी कट ऑफ के फाइनल होने के। ओके, तो आप जो है ये मान के चलो कि आपका जो स्कोर है वो कट ऑफ से बहुत ज्यादा हो, ताकि जो शुरू के 1000 बच्चों की सिलेक्शन हो रही है उसमें आपका नाम हो, ना कि वेटिंग लिस्ट में हो, और ना कि वेटिंग लिस्ट के बाद वाले जो बच्चे जिनकी रिजेक्शन हो रही है उनमें हो। तो प्री क्लियर करना ये क्वालिफाई नहीं करता कि आपको नौकरी मिल रही है, मेंस क्लियर करना ये क्वालिफाई नहीं करता कि आपको नौकरी मिल रही है, इंटरव्यू क्लियर करना ये क्वालिफाई नहीं करता कि आपको नौकरी मिल रही है। आपका फाइनल स्कोर जो है मेंस और इंटरव्यू का, अगर आपका टॉप स्टूडेंट्स में है तो आपको नौकरी मिल रही है। तो इसका मतलब आपको पेपर सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, आपको पेपर बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है। ठीक है, सो आई होप आपको एसबीआई पीओ के बारे में पता लग चुका है। तो अब मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप लोग इस एग्जाम की तैयारी करो। नोटिफिकेशन का इंतजार तो चलो हो रहा है, बट अगर आप प्रिपेयर्ड हो तभी मजा है ना नोटिफिकेशन के इंतजार का। पर अगर आपने अभी तैयारी शुरू नहीं करी है या आप हाफ वे अपनी प्रिपरेशन कर चुके हो, तो अभी तो यही होप करो कि नोटिफिकेशन थोड़ा लेट आए ताकि आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए। समझे मेरी बात? तो फोकस करिए प्रिपरेशन के ऊपर। और आपको मैंने आज के इस सेशन में कंप्लीट रोड मैप दे दिया है इस पेपर के बारे में कि आपका किस तरीके से सारे ये जो एसबीआई पीओ का है, क्या क्वालिफिकेशन मांगते हैं, क्या एज होती है, क्या क्राइटेरिया है, वो सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप आप सभी का ये एग्जाम जो है 2026 में जरूर क्लियर हो और आपका सपना जरूर पूरा हो। और एसबीआई पीओ के साथ साथ आपके सभी बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन को आसान करने के लिए हमारा बैंकिंग फाउंडेशन बैच जो है उसमें रजिस्ट्रेशन ओपन है, जिसमें कि आप अपने एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरबीआई या फिर आपके आईबीपीएस के कॉमन एग्जाम या फिर आपका आईबीपीएस का ग्रामीण बैंक का एग्जाम, ऐसे से किसी भी बैंकिंग के यानी आईबीपीएस के कंडक्टेड एग्जाम को प्रिपेयर बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि इस बैच में हम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे, जिस वजह से हर एग्जाम का लेवल आपका कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड बैच भी आपको मिलेगा, डेली क्लास जो होगी उसकी पीडीएफ भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और आपका जो सिलेबस है वो प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन जो है कवर की जाएगी इस बैच में। तो अगर आप इस बैच को रजिस्टर करना चाहते हैं तो फटाफट से हमारी ऐप पे जाइए जिसका नाम है करियरवेल, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको एक कमेंट पिन हुआ मिलेगा जिसमें एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप हमारे इस बैच को रजिस्टर कर पाएंगे। और ये बैच की कॉस्ट है 1899। ओरिजिनली ये बैच आपका 4999 का है, पर अभी नवरात्रि ऑफर चल रहा है जिसकी वजह से आपको 4999 वाला ही बैच 1899 में मिल जाएगा। तो जल्दी से एनरोल करिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू।